नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। बीजेपी ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी की स्थापना 6 अगस्त 1980 को हुई थी। जनसंघ से निकली बीजेपी आज दुनिया की लोकप्रिय पार्टियों में शुमार है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मौजूद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने उन सभी महिलाओं और पुरुषों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और बलिदान को भी श्रद्धा भाव के साथ याद किया, जिन्होंने सालों तक पार्टी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने कहा कि वो आज विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी देश की पसंदीदा पार्टी है, जिसने हमेशा नेशन फर्स्ट को जहन में रखकर काम किया है। देश की जनता जनार्दन एक नई लोकसभा चुनने को पूरी तरह से तैयार है। मैं आश्वस्त हूं कि देश भर के मेरे परिवारजन हमें एक और कार्यकाल का आशीर्वाद देने जा रहे हैं, ताकि बीते एक दशक में विकसित भारत के लिए जो नींव तैयार की गई है उसे नई मजबूती दी जा सके। ये बधाई और जीत का संदेश देकर पीएम मोदी ने न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा, बल्कि जीत का आशीर्वाद भी मांग लिया। और कहीं न कहीं इस जीत का आशीर्वाद में जनता उनको वाकई कितना सहयोग करेगी, सपोर्ट करेगी, और विपक्ष जो है निश्चित तौर पर वो भी अपनी तमाम चीजों के लिए है। तो ये एक बड़ा सवाल जैसा हो गया है कि एक तरफ जीत का आशीर्वाद मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ भी बात वही की जा रही है। तो जनता किसके साथ होगी, एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाते हुए बीजेपी के विजन को सुशासन की ओर जाते बताया। पीएम मोदी ने कहा कि ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि बीजेपी अपने विकासवादी विजन, सुशासन और राष्ट्रवादी मूल्यों के प्रति हमेशा समर्पित रही है। भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति इसके कार्यकर्ता हैं, जो 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में दिन रात जुटे रहते हैं। देश की युवा शक्ति भाजपा को एक ऐसी पार्टी के रूप में देखती है जो उनके सपनों को साकार करने के साथ ही 21वीं सदी में भारत को मजबूत नेतृत्व देने में सक्षम है। बीजेपी की नींव अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों ने 6 अप्रैल 1980 को रखी। 44 सालों में बीजेपी हर कसौटी को पार कर आज देश की नंबर 1 पार्टी बन गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार फल फूल रही है। देश के करीब 90% राज्यों में आज कमल खिला हुआ है और पार्टी को उम्मीद है कि जनता एक बार फिर उन्हें मौका देगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को, आपके माध्यम से करोड़ों कार्यकर्ताओं को यह आह्वान करता हूँ, और यह आह्वान है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में हम पूरी ताकत से लग जाएं और इस चुनाव में एनडीए 400 पार करेगी। इस संकल्प को दोहराएं और इस संकल्प को पूरा करें। और इसके लिए घर घर संपर्क, हर लाभार्थी से संपर्क, हर बूथ पर अपना कार्य और बूथ पर कार्य के माध्यम से हर व्यक्ति से संपर्क हम करें। जब 45 वर्ष किसी पार्टी को होते हैं तो 45 वर्ष यद्यपि युग बहुत दिखाई देता है, लेकिन देश का इतिहास जब लाखों साल पुराना हो तो उसके मामले में बहुत कुछ दिखाई देता है। हम अगर तुलना करें लगभग सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो दुनिया के देशों की तुलना में भारत की तुलना अगर हम करें तो भारत की तुलना, उदाहरण के लिए 1947 में जो 1 रुपया हमारा था, तब डॉलर भी 1 रुपये के बराबर। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनके पूर्ववर्ती हमारे अपने प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाई, इस सरकार के माध्यम से सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए जो काम किए गए, मुझे प्रसन्नता है कि गाँव के अंदर प्रधानमंत्री सौगात देने की सौगात अगर किसी से मिली है तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से मिली है। हमारा यूएन से लेकर के सभी क्षेत्रों में सम्मान बढ़ा है। यहाँ तक कि राष्ट्रभाषा बोली जा सकती है राष्ट्रसंघ में, ये भी केवल भाजपा के जरिए ही हुआ है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देश को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और वोट बैंक की राजनीति से मुक्त करने के लिए संकल्पबद्ध बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम के बलबूते पर बीजेपी को भारत की दुनिया में नंबर 1 राजनीतिक दल बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज बीजेपी विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। इस पुनीत कार्य में हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है।
उधर बीजेपी की जीत के संदेश पर कांग्रेस का तर्क है कि मोदी जी सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं, सिवाय कांग्रेस को कोसने के अलावा देश के लिए किया क्या है। मोदी जी कहते हैं देश का विकास हो रहा है और मैं देश के विकास के लिए काम कर रहा हूं। मोदी जी हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं, दिशा भूल करते हैं। आपने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी हर जगह बोलते फिरते हैं कांग्रेस वाले कुछ नहीं किए, 70 साल में कुछ नहीं। अरे भाई हम तो 55 साल थे, 55 साल में क्या किया उसका हिसाब दे रहे हैं। बात उठी तो कांग्रेस को गालियां देना, बात करे तो गांधी फैमिली को गालियां देना। अरे ऐसी गालियां दे के तुम कितने दिन बच जाओगे? एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम जो बातें कर रहे हैं, गद्दी से उतरने के बाद लोग यही सवाल पूछेंगे तुमने देश के लिए क्या किया? ये गालियां आपने दी, ये ले लो तुम्हारे गालियां वापस। लोकसभा का शोर चारों ओर है। एनडीए और इंडिया अलायंस के अपने अपने दावे और गारंटी है। अब जनता किसके दावों पर विश्वास जताकर जीत का आशीर्वाद देती है, इसकी तस्वीर तो 4 जून को साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये चुनावी लड़ाई और तेज होती जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो 24 की रेस है, जीत का संदेश। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, काफी अच्छे से उन्होंने मनाया भी, काफी संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया है, एक जोश भरने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ जनता से जब वो स्थापना दिवस में बोल रहे थे, तमाम दिग्गज उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन्होंने जीत का आशीर्वाद भी मांगा। और आशीर्वाद मांगने के साथ साथ आश्वस्त हुए हैं कहीं ना कहीं कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जनता उन्हें वो आशीर्वाद देगी। ये उनका एक कॉन्फिडेंस दिखा। लेकिन जो विपक्ष है उसने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कई सारी बातों को रखा कि हम जितने साल थे हम उतनी बातों को रखते हैं, आप 10 सालों का ब्यौरा पूरा दे दीजिए कि आपने कितना कर दिया। बात देखिए, जहां देश की आएगी, विकास की आएगी, तो बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे सवाल हैं जो उठेंगे। लेकिन आज जीत के बाद जो आशीर्वाद की उठी है, अब जनता किसको आशीर्वाद कितना देगी, कई मुद्दों का जिक्र किया गया, कई बातों को रखा गया, कई गारंटियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। तो वो तमाम बातें हैं जिस पर एक विचार करने की ज़रूरत है। जनता सारी चीज़ों को देख समझ रही है और कुल मिलाकर अब ये कहना होगा कि जैसे जैसे और समय नज़दीक आ रहा है, ये लड़ाई चुनावी जो है वो और तेज़ होती जा रही है और सियासत भी बराबर से, एक तरफ से वार है तो पलटवार भी बराबर से देखने को मिल रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे रत्नाकर सिंह, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए एहतेशाम उल हक हमारे साथ जुड़े हैं। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए परमिंदर कौर हमारे साथ जुड़ी हैं। परमिंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कुमार राकेश जी, फिलहाल कनेक्ट नहीं है, उनका भी मैं स्वागत करती हूं। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़े। रत्नाकर जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, अब से कुछ देर में कनेक्ट होंगे। ठीक है, राजकुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल मैम, पहुंच रही है। राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, ठीक है, हर पार्टी का होता है, अपनी बातों को रखते हैं, अपना संदेश देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, जोश भरने की कोशिश करते हैं, ये सबका दायित्व होता है। लेकिन आज अपनी बातों के दौरान एक जीत का आशीर्वाद भी मांगा और उस आशीर्वाद के साथ साथ आश्वस्त नजर आए हैं कि कहीं ना कहीं जनता एक बार फिर से सरकार बनाकर, कहीं ना कहीं कहते ना कि एक हैट्रिक जैसा मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें होंगी। और दूसरी चीज, एक बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से 2047 की बात हो रही है, विकसित भारत की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, जब हम देश को बढ़ाने की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ों को लेकर चल रही है और आज उनने जो तमाम बातें बोली, कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल उठाए कि किया ही क्या है देश के लिए। इस आकलन पर बैठेंगे तो मुझे लगता है फिर तो बहुत बातें निकलेंगी।
देखिए राखी जी, आज भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी थी। आज उनकी पार्टी को बने हुए 45 साल हो गए। एक स्वच्छ राजनीति के तहत कांग्रेस पार्टी उनको शुभकामनाएं देती है और शुभकामनाओं के साथ साथ उनको अपील भी करती है, सलाह भी देती है और निवेदन भी करती है। और इस बात का निवेदन करती है, इस बात की सलाह देती है कि आपकी पार्टी को 45 साल हो गए, आज आपकी पार्टी देश में सत्ता कर रही है, आप अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप जिस देश में, आप भारत देश में हैं, भारत देश सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का, सभी राज्यों का है। आप जिस तरीके की 10 साल से राजनीति चला रहे हैं, खासकर आप पहले जब हमारे वाजपेयी साहब हुआ करते थे देश के प्रधानमंत्री, तब जो पॉलिटिक्स होती थी, स्वच्छ पॉलिटिक्स होती थी, अच्छी पॉलिटिक्स होती थी। जब से आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, न जाने आप इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि ये देश किस दिशा में जा रहा है, ये चिंता का विषय है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सत्ता में हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है आप सभी विपक्षी पार्टियों को आप साथ लेकर चले। चाहे आप लोकसभा की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करें, चाहे राम मंदिर के निर्माण का उद्घाटन करें, चाहे किसी राज्य का आप कोई नाम रखें, लेकिन हो क्या रहा है, आप कुछ विशेष राज्यों के साथ आप मित्रता निभा रहे हैं। अमीर और गरीब की जो खाई वो बढ़ती जा रही है। आप कुछ विशेष मित्रों के साथ व्यवहार निभा रहे हैं। जो लोग आपका बोल रहे हैं, जो आपके पक्ष में बोल रहे हैं, उनका आप सम्मान कर रहे हैं, और जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है आप किस तरह का व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं। आपके और हमारे देश की जो एजेंसियां हैं वो कैसा व्यवहार कर रही है, चाहे वो पत्रकार बंधु हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो उद्योगपति हो, और चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, कैसा व्यवहार कर रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप देश को आगे बढ़ाएं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लें और पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी को कोसना बंद करें। आपने 9 साल से 10 साल से केवल एक काम कर रखा है, सुबह उठते हैं राखी जी, पानी पीते हैं, कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं, रात को सोते हैं, राहुल गांधी जी का नाम लेते हैं, गांधी परिवार का नाम लेते हैं। राहुल गांधी जी का नाम लेने से, पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी को कोसने से कुछ नहीं होगा। आपका एक अभियान चल रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत करो। राखी जी, आप जानते हैं, पूरा देश देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी जरूर बन गई है। और भारतीय जनता पार्टी का इन 10 सालों में एक नया नाम हो गया है, बीजेपी का नया नाम है बाहरी जोड़ो पार्टी। चाहे वो टीएमसी के नेताओं को तोड़ो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के आदमी को तोड़ो, चाहे वो लालू जी के आदमी को तोड़ो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के आदमी को तोड़ो। राजी टूट जाए तो ठीक है, लेकिन इनके पास बहुत सारे हथकंडे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को उनके स्थापना दिवस पर यह कहना चाहूंगा, अच्छी राजनीति करिए, स्वस्थ राजनीति करिए। सत्ता में आना जाना चला रहता है, हार जीत चलती रहती है, हार जीत होती है। कल आप सत्ता में थे, आज हम सत्ता में हैं, कल आप होंगे, परसों कोई और होगा। हमारी भी 400 सीटें एक बार आई थी, हम भी 400 पार आए थे, तब भी हमारी देश की प्रधानमंत्री जो थी, हमारी जो नेता थी इंदिरा गांधी जी, वो कहती थी, जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे राखी जी, तब भी हम कार्यकर्ताओं को कहा जाता था कि उनका सम्मान ज्यादा करना है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, तब भी उनका हम सम्मान करते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी सम्मान नहीं है, मुख्यमंत्रियों को भी किसी भी आरोप के अंदर जेल भेजा जा रहा है। अपराधी पकड़ में आना चाहिए, हम अपराधियों के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस पार्टी जीरो टॉलरेंस पे काम चाहती है, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो देश हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन कर ले, वो तो पाक साफ है। तो ये जो नए नए आरोप बने हैं, आपको लॉन्ड्री मशीन कहा जाता है, ये क्यों लॉन्ड्री मशीन बने आप? क्यों आपके लिए ऐसा कि देश कह रहा है? क्यों पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा कह रही है? आपको सोचना पड़ेगा। आज आप राजस्थान में आए थे, देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, आज हमारे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष आज जयपुर में आए थे। तो ये जो बाण चल रहे हैं, ये स्वच्छ राजनीति के लिए अच्छे नहीं है, ये देश के लिए अच्छे नहीं है। मैं आपके स्वदेश चैनल के ऊपर देशवासियों से अपील करूंगा कि देश की बहबूदी के लिए, देश की अखंडता और एकता के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की तमाम भाषाओं की तरक्की के लिए, देश के तमाम जातियों की तरक्की के लिए, देश के तमाम राज्यों की तरक्की के लिए और अमीर गरीब की जो खाई बढ़ती जा रही है उसको पाटने के लिए आप इंडिया नाम के गठबंधन को वोट दीजिएगा, तब जाकर के देश तरक्की कर पाएगा। ऐसा मेरा और कांग्रेस पार्टी का और तमाम विपक्षी पार्टियों का मानना है। चलिए ठीक है, आपने भी इस मंच के माध्यम से
एक अपील कर ली जीत की, मतलब अभी वहां तो स्थापना दिवस पर मंच से भारतीय जनता पार्टी जीत का आशीर्वाद मांग रही थी, आपने यहां से वोट अपील कर दी। खैर ठीक है, बहुत सारे, मैंने शुरुआत में कहा, बहुत मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये निर्णय जनता का होगा। हम सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं, अपने मुद्दों को हम कैसे पहुंचा रहे हैं, कैसे हम चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं कि जनता उसे किस तरह से ले रही है, उनसे बड़ा इस वक्त मुझे लगता है कोई भी निर्णायक नहीं होगा। एहतेशाम जी, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल जी हाँ। एहतेशाम जी, बहुत सारी बातें आई हैं। देखिए, देश में मुद्दे वही हैं, किसी की गारंटी है, किसी के अपने अलग मुद्दे हैं, कांग्रेस के अलग न्याय पत्र है, भारतीय जनता पार्टी अपने अलग विजन के साथ है। लेकिन अब एक बात जो आई है, जो आज स्थापना दिवस पर सुनने में आई, सुशासन की तरफ जाता दिखता, तो उस सुशासन की तरफ जाते देख रहे हैं, वो अपने विजन को ले जा रहे हैं। विकसित भारत की बात हो ही रही है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात चल ही रही है। मुझे लगता है इस विजन के साथ चल रहे हैं, तो इस विजन को यदि देखें तो ये सीधे सीधे देश को कनेक्ट करता है, देश के विकास को कनेक्ट करता है। तो ऐसे में जो गठबंधन के लोग हैं, आप सब क्योंकि गठबंधन का हिस्सा हैं, तो ऐसे में गठबंधन के लिए ये किस तरह की चुनौती होगी। और आज उन्होंने जीत का आशीर्वाद मांगा, मैं तो कहूंगी बहुत आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर। सबसे पहले राकेश जी, मैं स्वदेश टीवी चैनल पर जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हमारे मित्रों को नमस्कार करते हैं और आदाब करते हैं। और आज उन्होंने 45 साल का समझ लिए कि बहुत ही उत्साह उल्लास के साथ में वो जो जन्मदिन मना रहे हैं, मेरी ओर से भी मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा कि आप बहुत अच्छे ढंग से आप मनाएं। लेकिन अभी जो पिछले 10 साल से जो हालात है, 2014 में इन्होंने कहा था राखी जी लोगों से, हमारे देश के लोगों से, कि मेरी सरकार अगर बनती है 2014 में तो मैं हर एक भारतीय को 15-15 लाख दूंगा, हर एक देश के नौजवानों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 5 साल के कार्यकाल में 10 करोड़ युवाओं को इन्होंने नौकरी नहीं दी। 15-15 लाख रुपया हर एक भारतीय को कहा था, वो अकाउंट में नहीं आया। इन्होंने कहा था जो 400 का सिलेंडर है उसको हम 200 रुपया कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि जो पेट्रोल 70 रुपया की जो है उसको मैं 35 रुपया कर दूंगा अगर हमारी सरकार है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी, पूरे देश में स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो भी नहीं हुआ। जब मीडिया ने हमारे होम मिनिस्टर से जब सवाल किया कि आपने 2014 में जो आपने कहा था लोगों से कि भाई इस तरह का 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार नौजवानों को देंगे, तो अमित शाह जी ने कहा था देखिए वो हम लोगों का बोलने का काम है, वो चुनावी जुमला था। और उन्होंने 2014 में जो 5 साल पूरा किया, उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसके बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद में 2019 में उन्होंने कहा, जो दूसरी बार वो सत्ता में आए तो एक और वो उन्होंने स्लोगन लगाया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और समझ लिए कि एक तरह का, और उन्होंने कहा कि सबका प्रयास। लेकिन मैं राखी जी बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज तो 45 साल हो गए, उससे पहले जब 1980 में उनकी 2 मेंबर, 84 में 2 MP थे, मुरली मनोहर जोशी जी और LK आडवाणी जी। उस समय का देखिए क्या परिस्थिति थी। जो हमारे राजकुमार जी जो जिन्होंने आपसे बात रखे, मैं उनकी बात से सहमत हूं। देश के हालात बहुत ही मतलब बद से बदतर की ओर जा रही है। अभी उन्होंने नया एक स्लोगन दिया है 2024 में कि अब की बार 400 के पार। आप बताइए, जो लोग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों से कहते थे कि मैं देश से गरीबी हटा दूंगा, 2018 में उन्होंने कहा था कि हम हर एक भारतीय के सर के ऊपर में छत होगा। लेकिन 2022 तो पार हो गया, अभी 2024 में हम लोग कदम रखे हैं। और उन्होंने कहा था कि जो गरीब जो हवाई चप्पल पहनते उनको हम एरोप्लेन में चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आवाम से, ये जनता से, हमारे देश के लोगों से कहीं ना कहीं ये धोखा है। ये सरकार को मैं नकारता हूं। और ये जिस तरह से अभी मित्र जो कांग्रेस के बोल रहे हैं बहुत ही सुंदर से कि इन्होंने देश में क्या है, इनके पास में अगर आइए मंदिर और पाकिस्तान छोड़ करके, अफगानिस्तान छोड़ के, बांग्लादेश छोड़ करके, इनके पास में कोई भी मुद्दा है, कोई भी इशू है। सिर्फ देखिए आज देश क्या जो हालात है, चाहे आज हम समझिए 86% हमारे हिंदू भाई यहाँ रहते हैं, तो आज कहीं ना कहीं ये हिंदू भाई को भारतीय जनता पार्टी धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हिंदू भाई को बेवकूफ बना रहे हैं। 14% माइनॉरिटी है, लेकिन 14% माइनॉरिटी को आप खराब करने के
चक्कर में आप 86% जो आप हिंदू भाई से वोट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मुसलमानों से ज्यादा आप हमारे हिंदू भाई हिंदू मित्र को आप ये कर रहे हैं। आज देखिए देश का हाल, देखिए सबसे ज्यादा अगर आप अकॉर्डिंग टू बिजनेस आएंगे तो मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती सब बिजनेसमैन आगे आते हैं। आज देश का हाल देखिए, कोई भी कारोबार नहीं है। आप देखिए हीरे का जो कारोबार करते हैं उसमें जीएसटी 3% है, और आप कोई भी दवा ले, कोई भी चीज ले, आप किताब ले, 18% जीएसटी है। तो ये तो बीजेपी का हाल है। कहाँ कहनी और करने में फर्क है। ये जुमला जो है देखिए राखी जी, मैं कहूंगा तीसरी बार इनका सपना होगा ये 400 के पार जो होगा, इंडिया के नाम से जो अलायंस हुआ है उसी पार्टी का 400 पार होगा। और इस बार हम समझते हैं कि 3 डिजिट का भी आंकड़ा पार नहीं होगा, कि देश के लोग अब इनसे जो है होशियार हो गए हैं। और राम मंदिर सबसे बड़ा मंदिर, देखिए हमारे जो भी लोग हैं घर में 3 टाइम रोजी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन ये कहीं न कहीं समझ लिए विफल है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, जुमलेबाज पार्टी, जो लोगों को हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई बौद्ध जैन के बीच में जिस तरह से लड़ाई लड़वा रहे हैं, जो आज से 200 साल पहले अंग्रेजों ने ठीक है, चलिए एहतेशाम जी रोकूंगी मैं। ठीक है चलिए, परमिंदर जी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। परमिंदर जी, मैं बात क्योंकि स्थापना दिवस पे व्यक्तिगत रूप से इसलिए भी बात नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि हर पार्टी का अपना एक स्थापना दिवस होता है, उनकी अपनी नीतियां होती हैं, वो बताते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देते हैं, तमाम चीजें होते हैं, जनता के बीच संदेश आता है। मुझे लगता है क्योंकि चुनाव है लोकसभा का, तो इसलिए मंच से जो बातें कही गई वो मुद्दों पे भी आई हैं, आशीर्वाद भी मांग लिया गया है, जैसे कांग्रेस ने भी अभी यहाँ से एक वोट अपील कर दी। मुझे लगता है ये तमाम बातें आनी थी, लेकिन इन सब के बीच में देखिए जनता को इस चीज से मतलब नहीं है कि आपके स्थापना दिवस में आप क्या कर रहे हैं, जनता को मतलब है आप क्या कह रहे हैं। यदि आप आशीर्वाद भी मांग रहे हैं तो आपको आशीर्वाद वो क्यों देंगे, आप उनके लिए क्या लेकर आए हैं, आपने पिछली बार क्या किया, आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी कुछ गारंटियां लेकर आई, अब आप उसे आप कितने विश्वास के साथ जनता पर दे रहे हैं, जनता कितना विश्वास करेगी। कांग्रेस अपनी जिन बातों को न्याय पत्र को लाई है उसमें कैसे होगा। अलग अलग कहते हैं ना कि चीजें साथ आती हैं, उसके बाद जनता उस पर विचार करती है। वो इतनी समझदार हो गई है, सिर्फ कटाक्ष करने से या ये कह देने से कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं होगा। ये वो समय आ गया है जब अपने हर एक बात को, हर एक मुद्दे को बहुत सटीक तरीके से जनता के बीच रखने की जरूरत है। राखी जी, बात तो आपने बिल्कुल सही की कि जनता तक मुद्दे पहुंचाने चाहिए, लेकिन अगर मुद्दों को और फैक्ट्स को आप तोड़ मरोड़ कर पहुंचाएंगे और जो सही बात है एक नैरेटिव ऐसा क्रिएट करेंगे, जो सारी एजेंसीज हैं, अब जैसे मीडिया है, उसको भी हम चाहते हैं कि निष्पक्षता से सभी चीज़ों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी पार्टीज की बात पहुंचे जनता तक, पर ऐसा हो नहीं रहा। इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे कि आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे इतना इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि घाटे वाली कंपनियां ने भी एक प्रावधान था कि आपकी 7.5% प्रतिशत मुनाफे से ज्यादा आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते। घाटे में जो कंपनियां थी उन्होंने करोड़ों के बॉन्ड खरीदे और उसमें से 93% बॉन्ड्स भाजपा के पास गए। तो भाजपा जो नैतिकता की बात करती है, भाजपा जो बात करती है आज की डेट पे की, और सबसे पहले वो बात करती है कि इन्होंने नींव रखी इस देश के विकास की। देखिए, देश का 75वां आप अमृत उत्सव मना रहे हैं, तो क्या बाकी पार्टीज ने और इतने सालों से जो देश में हो रहा है, क्या कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई? तो एक जैसे ये हाईजैक करने चाहते हैं पूरे डेवलपमेंट के एजेंडे को, और जो भी विपक्षी दलों ने काम किया है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी विश्वसनीयता पर साख पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जैसे तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। आप देखिए, दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला गया है, हेमंत सोरेन जेल में है। क्या कभी देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स जेल में हो? और अभी एक बहुत अच्छी इंडियन एक्सप्रेस में पूरी एनालिसिस छपा है कि जिन जिन नेताओं ने भाजपा को ज्वाइन किया दूसरी पार्टीज को छोड़कर, उन सारे नेताओं पर जितने केस चल रहे थे सब बंद हो गए हैं, 95%। तो मुझे लगता है कि भाजपा के पास नैतिकता की बात करने की, मुझे लगता है दे डोंट हैव द फेस फॉर दैट। उनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है, और एक देश को उन्होंने मुझे ऐसा लगता है एक विषाक्त सा माहौल बना दिया, जिसमें अविश्वास का माहौल, एक दूसरे के से भिड़ाने का काम करते हैं। और सही मायने में देश को आगे ले जाने की बात तो मुझे दिखती प्रतीत नहीं होती। पर एक बात और है राखी जी, इन्होंने पहली बार
जनता से आशीर्वाद मांगा है। नहीं तो बहुत ही आत्मविश्वास का, एक कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि अब की बार 400 पार। तो अब क्यों बोल रहे हैं कि हमें आशीर्वाद की जरूरत है? ऐसा लग रहा था कि जनता के वोट की भी इनको जरूरत नहीं है, ऑपोजिशन की भी जरूरत नहीं है, और 400 इनकी सीटें तय हैं। तो आने वाले समय में देखिए, जो इलेक्शंस है उसकी विश्वसनीयता पर क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन क्या निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन करवाएगी, उस पर क्वेश्चन है। क्या बाकी पार्टीज को लेवल फील्ड, प्लेइंग फील्ड मिलेगा इलेक्शन में, उस पर क्वेश्चन है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हैं, और भाजपा जो एक रूलिंग पार्टी है और उसको जैसा रोल प्ले करना चाहिए था, आई एम वेरी सॉरी कि वो उसको करने में विफल रही है। ठीक है अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, उस पर जीत का आशीर्वाद, उनकी बातें, उनके मुद्दे, कांग्रेस को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं। कांग्रेस ने भी बहुत सारा पलटवार किया है। मुझे लगता है एक तरफ गठबंधन और एक तरफ एनडीए, इन दोनों लोगों के बीच में ये लड़ाई है, ये युद्ध है। और मुझे लग रहा है जनता के बीच वो तमाम मुद्दे, वो सारी बातें अब पहुंच भी चुकी हैं। निर्णय जनता को करना है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, करिए पक्ष विपक्ष नोक झोंक ठीक है, लेकिन इस वक्त पे यदि सिर्फ मुद्दों को लेकर बात करेंगे तो शायद बेहतर होगा। राखी जी, किस मुद्दे की बात किया जाए? कोई भी मुद्दा अगर इस देश में खड़ा होता है तो उस मुद्दे को झुठलाने के लिए एक दूसरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा कर दिया जाता ताकि देश का ध्यान भटकाया जा सके। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चल रहा था देश में, लेकिन उस मुद्दे पे कितनी बहस हुई, हमें तो नहीं लगता कि बड़े किसी चैनल ने इस मुद्दे पे बहस भी रखी कभी, क्योंकि उसको दूसरी चीज दिखाना है जिसमें जनता का ध्यान मूलभूत समस्याओं की तरफ न जाए। तो इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना दिवस, तो उनका मान लीजिए 45 साल हो ही गया, लेकिन 45 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी रही है और जो उन्होंने करके दिखाया 2014 से लेके अब तक, इस देश में जो भी चेक एंड बैलेंस के लिए संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई थी संविधान के द्वारा, जो कि चुनी हुई सत्ता को निरंकुश होने से रोकने का काम करती थी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे जो भी इसके अलावा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं हों। लेकिन इस चेक एंड बैलेंस वाली संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने एक एक करके, जैसे आर्मी में एक स्लोगन होता है ईट ब्रेड वन बाय वन, तो एक एक करके उन संवैधानिक संस्थाओं को डिमोलिश करते हुए ये मोदी सत्ता जा रही है। और एक जा किधर रही है, ये ऑटोक्रेसी की तरफ जा रही है, एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। और मुझे लगता है कि जो विपक्ष इस तरह की बात करता है कि इस देश का आखिरी लोकतांत्रिक चुनाव है, तो इसमें कहीं से कोई शक और सुबह की बात नहीं रह जाती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जिस पैटर्न पे मोदी सत्ता आगे बढ़ रही है, जिस तरफ जैसे चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया जैसे पैटर्न पे मोदी सत्ता निरंकुश तरीके से आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि इस देश का आखिरी चुनाव ही है ये 2024 का। अगर इस चुनाव में जनता ने अपनी इस तरह की चीजों का ध्यान नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि ये आज के बाद इस 2024 के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिंदुस्तान में पतन ही हो जाएगा। क्योंकि जो चीजें अभी माननीय जो है इलेक्शन कमीशन ने आपने देखा होगा कैसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने काफी बातें कही। उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे प्रोवाइड हो रही है? आज देखिए देश में जो है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, उसके बावजूद किस तरह से इनकम टैक्स जैसी संस्था एक देश के रूलिंग पार्टी के एक देश के अपोजिशन पार्टी के खिलाफ अशोक जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। टैक्स टेररिज्म के आधार पे उसके अकाउंट्स को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें अगर होंगी तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ही भूल जाइए। आप इस इलेक्शन के दौर में ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके जेल में डाल रहे हैं, वहीं और जो करप्ट नेता है उनको भाजपा में डाल रहे हैं। एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप उसको लेवल प्लेइंग फील्ड को बिल्कुल इस देश की संवैधानिक संस्थाओं ने बिल्कुल एक तरह से लेवल को कितना ऊपर नीचे खाई बना दिया है, इसकी तो कोई मेजरमेंट नहीं बचा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें जो हो रही हैं राखी जी, वो देश के लिए, देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए बहुत ही घातक होने जा रहा है। तो मुझे यही अपील करना है जनता से, और कि इस देश में जो आखिरी लोकसभा का चुनाव एक तरह से लोकतांत्रिक तरीके से कंडक्ट होने जा रहा है,
इसके अलावा अगर आप जनता नहीं चेती, मुझे लगता है कि फिर जैसे मुट्ठी में से रेत फिसल जाती है, उसी तरह से समय फिसल जाएगा जनता के हाथ से। इसलिए जनता को बिल्कुल जागरूक होकर के अपने अधिकारों की मांग करना चाहिए और जो देश में घटित हो रहा है उन घटनाओं पे बात करना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करना चाहिए कि इस देश में आज तक क्या कोई चुनी हुई सत्ता एक्सटॉर्शन गैंग चलाई है? चुनी हुई सत्ता कभी इस तरह से उसको अगर देखा जाए, जिस तरह से गुंडे मवाली होते हैं, फोन करते हैं कि इतना पैसा पहुंचा दो, उसी तरह से मोदी सत्ता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से वसूली करवा रही है। मुझे नहीं लगता है कि देश में आजादी के बाद से इस तरह की कोई सत्ता आई होगी। ठीक है, ये सब चीजें जनता को समझने की जरूरत है। ठीक है अशोक जी, मुझे ऐसा लगता है हमने कई सारे इलेक्शंस देखे हैं, हमने विधानसभा भी देखे, हमने लोकसभा भी देखे हैं। मुझे लगता है दोनों इलेक्शंस में अंतर है, लेकिन जहां मुद्दों की बात आ जाती है तो फिर हम वही बात करते हैं कि आप विकास की बात कर रहे हैं, आप देश के विकास की यदि बात कर रहे हैं तो मुद्दे किस तरह के होंगे। फिर ये भी देखा जाता है कि पिछले क्या प्रॉमिसेस थे, उस पर आप कितना खरा उतरे। यही सब चीजें बताती हैं कि आप पर कितना विश्वास करना है। और एक होता है देखिए जनता का मूड, उनने यदि सोचा है बदलाव करना है तो हो गया, 14 से वो बदलाव चला आ रहा है। अब उनको लग रहा होगा कि 24 में हमें फिर बदलाव करना है तो वो कर देंगे। तो ऐसा नहीं, देखिए सब एक दूसरे को भ्रमित कर लीजिए, पर मुझे नहीं लगता कि जनता को कोई भ्रमित कर सकता है। जनता इतनी जागरूक और समझदार हो चुकी है कि उनको समझ में आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यदि आज कोई ईडी पर सवाल उठाता है या कोई जेल में है, तो मुझे लगता है जनता तक आप लोगों के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से जो बातें जा रही हैं, जनता उसको भी सुन रही है। ठीक है, तो कुछ लोग जो अभी बेल पर आए हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को रखा, तो ऐसा नहीं है, सब पर नजर है, सब पर बात भी होती है। एक बात दो जगह से आई, इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा नहीं होती। जब ये आई थी बात, इस पर कई चर्चा हुई है। मैं खुद चैनल पर इस पर डिबेट में बैठी हूं। मैं अशोक जी इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपने कहा शायद किसी ने इस पर चर्चा नहीं की, बिल्कुल की है, लेकिन इस वक्त पे मुद्दा चुनाव का है। क्या चल रहा है, पार्टियां क्या कर रही हैं, कौन से मुद्दे हैं, किसके घोषणा पत्र में क्या है, जनता तक क्या जा रहा है, हम उस पर बात कर रहे हैं। ये बात सच है कि सबसे नंबर 1 पार्टी बीजेपी आई जिसने सबसे ज्यादा चंदा लिया, लेकिन वहां पर एक वो जांच का विषय हो गया है। जब तक पूरी रिपोर्ट क्लियर नहीं आएगी हम किसी को आरोप नहीं लगा सकते। तो उस चीज से मैं सहमत हूं। तो जैसे जैसे वो चीजें आएंगी उस पर बात होगी। फिलहाल मुद्दों पर और जनता की बात हमें करने की जरूरत है। रत्नाकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आवाज पहुंच रही है रत्नाकर जी? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। रत्नाकर जी, स्थापना दिवस, भारतीय जनता पार्टी का जीत का आशीर्वाद, जीत का संदेश, कार्यकर्ताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं, तमाम बातें आज आई हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इन 10 सालों को लेके, अब क्योंकि बात तो बहुत सारे सालों की निकली है, मुझे लगता है 44 सालों के सफर के बारे में आज मैंने बहुत सुना समझा। 1980 के बाद से तमाम चीजों को लेकर काफी बदलाव भी देखे गए हैं, लेकिन जो विपक्ष है उन्होंने बहुत सारी बातें रखी है। हालांकि उनका अधिकार है सवाल उठाने का, लेकिन उनको फिर भी लगता है, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उन्होंने बहुत पीछे ना जाके इन 10 सालों पर ही सवाल उठाए हैं कि इन 10 सालों को देख लीजिए। अभी टीएमसी ने भी 10 सालों का जिक्र कर दिया, 2014 की बात पर जिक्र कर दिया कि इतने विश्वास की बात करते हैं, इतने आशीर्वाद की बात करते हैं, उनको तो पूरा कर देते जो आप 14 में कह के आए थे, तो बाकी की तो बात अलग। मुझे आपकी बातें बहुत क्लियर स्पष्ट सुनाई नहीं दी। प्रश्न तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपने जवाब मांगा है। जो विपक्षी पार्टियां यहाँ बैठी हैं उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, मैं उनकी बातें अच्छे से सुना और नोट डाउन भी की। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं को 45वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से वो देश हित में लगे रहे और देश की सेवा में लगे रहे, आगे भी हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता इसी तरह देश हित और देश की सेवा करते रहेंगे और राष्ट्रवाद को जिंदा रखेंगे। अब बात आता है, अब जो आरोप लगा रहे थे यहाँ पे बैठे हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनकी बातों को मैं नोट डाउन कर रहा था। मैं आपको बता दूं, देखिए आम आदमी पार्टी की अभी प्रवक्ता कह रही थी कि डेवलपमेंट का मुद्दा जो है हम हाईजैक कर रहे हैं। अब ये बताइए कि डेवलपमेंट का मुद्दा हम हाईजैक कर रहे हैं कि डेवलपमेंट का सारा क्रेडिट जो है वो हमें मिल रहा है हमारी कामों की वजह से। अब काम इस तरह से किया है हमने कि पिछले 10 साल में अगर आप देखिए 2004 से जब यूपीए का शासनकाल था और 2024 तक था, तो देश की अर्थव्यवस्था जो है विश्व में 12वें स्थान से 11वें स्थान तक सिर्फ एक पायदान ऊपर उठी थी।
पहले गियर में सिर्फ एक पायदान में उठी थी और पहले गियर में गाड़ी अर्थव्यवस्था की चल रही थी। आज जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज 10 साल बाद आप देखिए कि देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 5वें स्थान पे हो गई है और आने वाले कुछ सालों के अंदर देश की अर्थव्यवस्था जो तीसरी होने वाली है। तो इसका क्रेडिट जो है वो हमें मिलना चाहिए कि भाई इनको मिलना चाहिए? ये कह रही है कि हम क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं, पहली चीज ये। और दूसरा चीज ये कह रही थी, ये आरोप लगा रही थी कि हमारे सारे जितने लोग आए हमारे में उनके सब केस खत्म कर दिए, केस बंद कर दिए, सबको क्लीन चिट दे दिए, सबको वॉशिंग मशीन में धूल डाले। मोहतरमा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी केस को बंद नहीं की है और ना ही किसी एजेंसी पे दबाव बनाई है किसी केस को बंद करने के लिए। जो जांच पहले चालू थी वो जांच अभी भी चालू है, वो हमने बंद नहीं किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे पार्टी में नेता ऊपर जांच चल रही है डाल देते हैं उसको। अभी तो आपने झूठ बोला ना, कैसा परसेप्शन क्रिएट किया आपने परसेप्शन जो क्रिएट किया उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। आप सुन लीजिए, आप मौका आएगा तो आप बोलिएगा, सफाई दीजिएगा। आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं और जहां भ्रष्टाचार के अगर मामले नजर आएंगे उस पे जरूर से जरूर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो। और हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आम आदमी पार्टी के लोग तिलमिलाए हुए हैं और तमाम आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। सारी जांचें हो रही है, कोई भी अगर आरोपी पाया जाता है उसको जेल में जरूर बंद किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे संजय सिंह हो, कोई भी आपका अगर व्यक्ति पाया जाता है भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे ऊपर आरोप लगा करके ये गारंटी मत ले लीजिए आप कि जो है आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ये आप भ्रम में मत आइएगा। दूसरी चीज, आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है कि हार का जो ठीकरा, अभी पहले से ये हार मान चुके हैं। ये 400 पार कह रहे थे कि अभी आशीर्वाद मांग रहे हैं हम। अरे जनता जनार्दन होती है और जनार्दन मतलब वो भगवान समान होती है, हम उनसे आशीर्वाद की ही उम्मीद कर सकते हैं और हम आशीर्वाद के लिए ही जा रहे हैं जनता के पास। आप हो सकता है उनको कुछ और कह के आप वोट मांगे, लेकिन हम आशीर्वाद के रूप में उनका वोट मांगेंगे। और ये हार का ठीक, ये पहले ही हार मान चुके हैं और ये इंडी गठबंधन के लोग हार का ठीकरा आज ये मीडिया को पक्षपातपूर्ण रवैया बता रहे हैं। जैसा कि आपने अभी स्पष्टीकरण दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है, हमने आपके मुद्दे जो है उस पर भी कई बार चर्चा की है और अभी भी मैं आज तक चैनल पे भी देख रहा था, कुछ आम आदमी पार्टी का एक प्रवक्ता थे, वो भी यही आरोप लगा रहे थे कि मीडिया निष्पक्ष नहीं है और वो आरोप लगा रहे थे इलेक्ट्रल बॉन्ड पे भी, और वहीं पे भी उन्होंने क्लैरिटी भी दी। मैंने इस मुद्दे पे कई बार चर्चा किया है। तो ये लोग क्या है, ये मीडिया पे आरोप लगाएंगे, उसके बाद जब कुछ नहीं मिलेगा तो उसके बाद केंद्रीय एजेंसियों पे आरोप लगाएंगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा तो न्यायपालिका के ऊपर आरोप लगाएंगे। अरे भाई, ये आरोप लगाने की राजनीति से ऊपर उठ करके और विकास की राजनीति करिए, देश को अग्रणी बनाने की राजनीति करिए। वो आप करेंगे नहीं क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का जन्म ही आरोप की वजह से हुआ है। आप आम आदमी पार्टी नहीं है, आप आम आरोप पार्टी है जो आरोप लगाना जानती है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस रत्नाकर जी, एक छोटे से सवाल के साथ अपनी बात को प्लीज, एक छोटे से मेरे सवाल के साथ जवाब देके बात को खत्म करेंगे, इसलिए क्योंकि और भी मेहमान हैं। आज एक बात आई है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, उन्होंने कहा पीएम मोदी जो है भ्रमित करते हैं, और दूसरी चीज ये भी उन्होंने बोली कि आप जिस तरह की बातें आपके तरफ से जाती है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाती है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ पूरे टाइम पानी पी पी के। अभी ये कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ी है, उन्होंने भी यही कहा, पानी पी पी के राहुल गांधी और कांग्रेस को कोसने के अलावा आपके पास काम ही क्या है। खड़गे जी भी यही बोले, सिर्फ कांग्रेस, कोई भी बात होती है गांधी परिवार पर चले जाते हैं, कोई भी बात होती है गालियां देने का काम करते हैं। तो जरूरत नहीं है, शायद मुझे लगता है दूसरी चीजों की जरूरत है। ऐसा कांग्रेस को लगने लगा है कि हर मंच से आप कांग्रेस के पीछे ही पड़ गए। देखिए, मैं आपको इस तरह से इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, जनहित योजनाओं की बात करती हैं, उसके क्रियान्वित होने की बात करते हैं, उसके लाभार्थी होने की बात करते हैं, देश को अग्रणी बनाने की बात करते हैं, देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था को पहले पायदान पे किस तरह से लाया जाए उसकी बात करते हैं। और ये हमारी विचारधारा है और हम इस विचारधारा पे चलते हैं कि देश को अग्रणी कैसे बनाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है या समाजवादी पार्टी क्या बात करती है? पीडीए की बात करती है, जिसमें जाति संबंधित हो, जिसमें धर्म संबंधित हो, जिसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इसमें की बात करती है। कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है? जातीय जनगणना की बात करती है। तो एक दूसरे को जातियों में लड़ाने की बात, एक दूसरे के धर्म की तुष्टीकरण की राजनीति करने की बात ये करते हैं। ये कभी नहीं कहेंगे कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए और देश के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो बात कभी नहीं करेंगे। दूसरी चीज आज ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, ये हुआ ना वो हुआ। आज बताइए, आज देश की जीडीपी वर्ल्ड बैंक ने एक्सपेक्ट किया है कि नहीं किया है कि 7.5% जो है जीडीपी रहेगी ये फाइनेंशियल ईयर में। ये किस कारण से हुआ? ये देश हित में, जनहित में नीतियों को सुचारू रूप से लागू करने के कारण हुआ। ये बताइए, आज देश का रिजर्व फंड, जो देश का रिजर्व फंड है, वो ऑल टाइम हाई कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि हमने पूरा सुनियोजित तरीके से डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया और कहां से ज्यादा पैसे आए उसके ऊपर ध्यान दिया, नीतिगत फैसले लिए गए, जिसकी वजह से देश में आज रिजर्व फंड ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो हम अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, चलिए कुछ 10 सेकंड और लूंगा, जल्दी से रत्नाकर जी। हाँ परमिंदर जी, 1 मिनट रुकिए। करोड़ों लाभार्थी हुए, करोड़ों लाभार्थी। आज हम वोट, हमको जनता से नहीं, वोट हमको लाभार्थी देंगे जिनको इस मोदी सरकार में लाभ मिला है, जिनको उज्ज्वला योजना से लाभ मिला है। ठीक है, योजनाओं पे हमने बात की है। ठीक है रत्नाकर जी, पीएम विश्वकर्मा योजना से लाभ मिला है, जिनको किसान सम्मान निधि चलिए से लाभ मिला है। रत्नाकर जी बीच में रोकूंगी मैं, परमिंदर जी 1 मिनट रुकिएगा, एक प्रतिक्रिया और आ जाए उसके बाद आ रही हूँ, उसके बाद जो भी अपनी महत्वपूर्ण बात रखना चाहता है वो रख सकता है। प्लीज 1 मिनट रुकिएगा रत्नाकर जी। आरपी श्रीवास्तव जी, देखिए स्थापना दिवस हो गया, इलेक्शन है, जीत का संदेश हो गया, जीत का आशीर्वाद हो गया, कांग्रेस को जो कहना है उनने कह दिया। मुझे लगता है इन सब बातों का क्या मतलब है? और आज एक दूसरे पर आक्षेप लगाकर वो कह रहे हैं उनने भ्रमित किया, वो कह रहे हैं वो झूठ बोलते हैं, वो बोले झूठ का पुलिंदा है। क्या इन बातों से जनता को समझ में आ जाएगा कि आप कुछ भी कह देंगे तो वो मान लेगी? जो बात करनी है, जिस जगह से करनी है, जो मंत्र देना है, वो नहीं करते हैं। मुद्दे की जब बात आएगी थोड़ा बहुत बोल दिया, उसके बाद फिर वो बिखरे बिखरे से हैं। क्यों? नहीं देखिए राखी जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस का सवाल है, ये बात सच है कि पिछले 44 सालों में पार्टी ने एक मुकाम हासिल किया है, ये बात सही है। दूसरी बात है कि इसका कुनबा बढ़ा और साथ ही साथ जो है पिछले 10 सालों से सरकार में है। जो भी सरकारें आती हैं निश्चित रूप से देश के लिए काम करती हैं, उन्होंने किया भी, बहुत सारी योजनाएं चलाई जिनको पूरा किया, बहुत सारी ऐसी बातें जिनको उन्होंने पूरा नहीं किया। अब ये 2024 के चुनाव आ गया है और वहाँ वो आशीर्वाद मांग रहे हैं। मेरा ये कहना है कि बिल्कुल हर दल को यह पूरा अधिकार है कि वो जनता से आशीर्वाद मांगे, क्योंकि बिना जनता के वोट के, बिना जनमत के वो सत्ता में आ ही नहीं सकता। तो जनता तक तो कनेक्ट होना ही पड़ता। जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, देखिए कोई भी दल इससे अछूता नहीं, हर दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा। अगर कहीं ये लगा रहे हैं तो कहीं वो लगा रहे हैं, दोनों सभी दलों का लगभग एक ही जो है तरीका। अब भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश किया, 10 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, 10 करोड़ लोगों को जोड़ने जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया, एक अपने आप में जब भी कोई कुनबा बड़ा होता है तो संदेश भी बढ़ा जाता है। कई दल जो है पिछले सालों में देखिए आप घटते रहे। कांग्रेस पार्टी को ही देखिए, पिछले 10 सालों में उनका कुनबा कम हुआ और आज देखिए किस तरह से लोग पार्टी छोड़ के भी जा रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या तक माहौल बन जाता है। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो नारा दे रही 400 पार का, वो एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही। अब रही बात जनता कितना इनकी योजनाओं से लाभान्वित हुई है। देखिए कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो सीधे नीचे स्तर पर जरूर पहुंची हैं, चाहे उज्ज्वला रही हो या फिर उनका जो राशन बांटने की बात रही हो या नल जल की बात है। कुछ चीज़ों पर काम किया गया है जो लोगों तक जरूर पहुंचा पिछले 10 सालों में, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं
जिस पर पार्टी ने कितना काम किया इस पर जरूर व्याख्या होनी चाहिए। और हर दल ये प्रयास करता है कि देश को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए। हमें लगता है कि वर्तमान में हर दल अपने अपने मुद्दे, अपने अपने एजेंडा लेकर के चुनाव में जा रहा है और इस चुनाव में एक बात जरूर साफ हो जाएगी कि कौन सा दल कितना प्रभावशाली है। अब एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। दोनों में कहीं न कहीं बहुत सारे दल संगठित हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है 400 पार का नारा दे रही है। एक परसेप्शन, एक नैरेटिव जरूर क्रिएट करने का प्रयास कर रही है कि ये पार्टी जो है बहुत सारा काम की है, देश हित में, समाज हित में, तमाम चीज़ों में काम किया। शायद उसके बलबूते पर जो है प्रधानमंत्री जी ने जो अपना पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। तो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि 400 पार का नारा जो दिया गया है उस पर पहुँच जाए। अब दूसरी तरफ देखिए जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन, वो भी उनके भी बहुत सारे मुद्दे हैं। बात ये नहीं है कि कौन दल कितना काम करता है। हमें लगता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी बहुत सारा काम किया। अगर वो गिनाए तो उनके भी उपलब्धियां कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। अब सवाल है कि किस तरह से आप जनता तक जाएंगे कि आपने पिछले सालों में क्या किया, वर्तमान सरकार क्या कर रही है। अगर सभी जो दल जो गठबंधन इस बात को कनेक्ट करने में सफल हो जाएगा तो अगले चुनाव में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। 4 जून के बाद ये पता लग जाएगा किस दल को कितना जनता का समर्थन है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो 44वां स्थापना दिवस 45वां है, 44 साल हो गए हैं। इस दौरान पार्टी ने अभूतपूर्व विकास किया है। पार्टी संगठन के स्तर पर, देश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी और लोग जुड़े और काफ़ी संख्या में जुड़ गए। तो आज एक पार्टी जो कार्डर बेस्ड पार्टी होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा सदस्यों की भी पार्टी हो गई है। अब इसको विपक्ष को भी समझना पड़ेगा। विभिन्न राजनीतिक दल हैं, सबने अपना अपना काम किया, हर जगह उनकी सरकारें भी हैं, लेकिन एक चीज़ जरूर मानना पड़ेगा कि ये जो चुनाव है एक तरह से दो विचारधाराओं के बीच में। और दूसरी बात यह है कि दोनों पक्ष से कहीं न कहीं अपनी बातों को जनता के बीच में रखना और इन्हें कनेक्ट होना पड़ेगा। तो वो अपनी उपलब्धियां बताएंगे या वर्तमान में 10 साल की उपलब्धियां बताएंगे। ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, लेकिन कोई भी सरकार रही हो जरूर जनता के हित में काम किया। कोई बहुत ज़्यादा सफल हुई है जो अपनी बातों को जनता के बीच में रख पाई है, और जो नहीं रख पाई है निश्चित रूप से उसका लाभ भी नहीं मिला। बिल्कुल ठीक है। परमिंदर जी अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं रत्नाकर जी की बात पे कहना चाह रही थी। बड़े गर्व से कह रहे थे कि जीडीपी बहुत बढ़ गया है, पर बहुत सारे ऐसे इंडाइसेस हैं जो और बताते हैं, जैसे इनइक्वालिटी इंडेक्स है वो कितना। तो ये जब ग्रोथ की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, क्या 5% कॉर्पोरेट सेक्टर के बढ़ जाने को विकास कहेंगे? जब आप 80 करोड़ लाभार्थियों की बात करते हैं, 80 करोड़ जनता को आपने अपनी राशन पर निर्भर कर दिया है, तो ये क्या गरीबी का इंडेक्स नहीं है कि इस देश में गरीबी बढ़ रही है कि आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। जिस चीज का देखिए, जीडीपी इज लाइक अ केक का साइज बढ़ रहा है, तो उससे हम केवल खुश नहीं होंगे। उस केक में से हमें क्या हिस्सा मिल रहा है, बाकी जनता को हिस्सा क्या मिल रहा है, या केवल कॉर्पोरेट सेक्टर और चुने हुए कुछ लोग उसके पूरा उड़ा के ले जा रहे हैं, बाकी जनता देख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक पैरामीटर्स है उनको सही से समझना और उनका सही आंकलन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इनका मिसयूज भी होता है और जनता को भरमाने का काम भी किया जाता है। जीडीपी का बढ़ जाना मात्र बहुत गर्व की बात नहीं है। क्या जीडीपी बराबर बढ़ रही है बाकी जनसंख्या में? क्या सभी का विकास हो रहा है? ये सही प्रश्न है। ठीक है, राजकुमार जी। जी मैम, कई सारी बातें यहाँ निकल कर आई हैं। आपने बहुत सारी बातें रखी थी, जैसे रत्नाकर जी ने भी काफी कुछ जवाब दिया। देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त घमंड में है और 2024 का चुनाव जो राजस्थान में 19 तारीख को, 26 अप्रैल को और हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में विभिन्न चरणों में होने जा रहा है। 4 जून को परिणाम आएगा। भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूटेगा, इस बात का मुझे भरोसा है। तमाम हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जमीन पे लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का हिंदुस्तान का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ, ताकत के साथ लवरेज है और भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो सड़कें हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, उनके घमंड के जो घुटने हैं उनको तोड़ने का काम, उनको झुकाने का काम कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। भारतीय जनता पार्टी कितना ही जोर लगा ले,
एडी से लेके चोटी तक का जोड़ लगा ले, इस बार उनकी 400 पार सीटें होने वाली नहीं है। ये 200 से 200 के आसपास आगे टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीटें आ रही है रत्नाकर जी, तो फिर इतने घबराए हुए क्यों हैं आप लोग? देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में 5 दिन में 4 दिन लगातार आ रहे हैं। जब इनकी 25 सीटें राजस्थान में है और 25 के 25 इनके पास आ रही है, तो फिर घबरा किससे रहे हो? तो घबराओ मत, ये राजस्थान की जनता है, ये हिंदुस्तान की जनता है, और हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता सब समझती है, सब जानती है। अच्छा, ये कौन से उसमें लिखा है? एक मैं बात जानना चाहती हूँ, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हुए, कि ये कहाँ लिखा है कि यदि हमारी 25 की 25 सीटें हैं या किसी भी स्टेट में हम तो कहते हैं हमारी सरकार है या पूरी सीट्स हैं, तो हम वहां पे 4 रैली हमें जरूरी नहीं है या 6 नहीं है, तो इलेक्शन है, हो सकता है उनको लग रहा हो, या हो सकता है उनको लग रहा हो कि हमें जाना चाहिए अपनी कैंडिडेट के लिए। बिल्कुल राखी जी, आए, स्वागत है, देश के प्रधानमंत्री हैं, राजस्थान के अंदर पधारो, मेरे देश के तहत उनका स्वागत है। 4 बार नहीं 40 बार आए, 4 बार नहीं 40 बार आए, और स्वच्छ राजनीति करके जाएं, वोट मांग कर जाएं, वोट की अपील करके जाएं। डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वो आ रहे हैं, जो दर्शा रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उनको कहीं ना कहीं झुका रहा है। ठीक है, हाँ बोलिए रत्नाकर जी, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। हाँ देखिए, शायद ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं, और देखना चाहिए भाई, मुंगेरी लाल देखता है तो ये भी देख सकते हैं। अभी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी 5-5 बार रैलियां करते हैं। बिल्कुल करेंगे, हम जनता से जुड़े हैं, जनता से कनेक्टेड हैं, तो हम जनता के पास जाएंगे, और चुनाव का वक्त है तो 5 बार नहीं 50 बार जाएंगे। हम तो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के सेवक हैं। लेकिन जरा इनसे प्रश्न एक पूछ लीजिएगा कि हरीश रावत जी का, जो इनके सीनियर नेता है, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट कल के डेट में दिया है। उन्होंने क्या दिया है कि कांग्रेस पार्टी सुस्त पड़ चुकी है, इंडी गठबंधन के नेता उनको उठा रहे हैं, जगा रहे हैं, उठो। राखी जी, इनसे पूछिएगा, देश के प्रधानमंत्री राजस्थान बार बार आ रहे हैं, राजस्थान के सबसे बड़ी नेता वसुंधरा जी कहाँ हैं? वसुंधरा राजे सिंधिया कहाँ हैं? ये तो बताइएगा रत्नाकर जी, आप मेरे मित्र हैं। हासिल होगी और कांग्रेस पार्टी, वसुंधरा जी कहाँ हैं, ये तो बताइए। राखी जी, आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा, मेहरबानी करके अपना घर संभाले, अपना घर संभाले। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा राखी जी, रत्नाकर जी 1 मिनट, क्योंकि समय भी हो रहा है। एहतेशाम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 सेकंड रुकिए, बोलिए एहतेशाम जी। राखी जी, मैं बोलना चाह रहा हूँ, 140 करोड़ देश का जो हमारी कुल पॉपुलेशन है, देश हमारा जब विकास की ओर बढ़ रहा है, तो 80 करोड़ हमारे देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तो ये कौन सा विकास की बात कर रहे हैं मोदी जी? ये कौन सा विकास की बात कर रहे हैं? तो देश तो कहीं ना कहीं गरीबी की ओर, पिछड़े की ओर बढ़ रही है। आज 80 करोड़ लोगों को समझ लिए कि जगह जगह में होर्डिंग दिया हुआ कि मैं 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त राशन दे रहा हूं। तो देश का आधी से ज्यादा आबादी वाले तो पिछड़े, मतलब गरीबी के हालत में, तो देश का विकास नहीं विनाश हो रहा है। ये कहीं नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे तो मैं हमला किया है, आप बोल रहे थे बीच में होता है। पश्चिम बंगाल रखिए, सुनने का हिम्मत रखिए, बोलिए ना, हिम्मत रखिए, आप ऊपर आप सुनिए, चलिए ठीक है, 1 मिनट समय हो गया है। 1 मिनट, अशोक जी आवाज पहुंच रही है, अपनी बात रखिएगा जल्दी से, क्योंकि समय हो गया है। रत्नाकर जी प्लीज। अशोक जी मुझे सुन पा रहे हैं? और उनको सशक्त कर रहे हैं। चलिए, अशोक जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, ठीक है। रत्नाकर जी, एहतेशाम जी प्लीज, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आरपी श्रीवास्तव जी आपकी। देखिए, ये तो नोकझोंक चलती रहेगी, चुनाव है और हमें लगता है कि हर दल अपनी अपनी बात रखेगा। क्योंकि आज बात चल रही 24 की कसौटी और उसके जीत की गारंटी की। अब ये सारे दल एक तरह से एक सारे दल जो हैं अपने अपने एजेंडा, अपने अपने मैनिफेस्टो के आधार पर पहुंचेंगे लोगों के पास। ये जो अभी आज का स्थापना दिवस था, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, और दिन इसलिए भी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। तो अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है, निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के, और साथ साथ जो है जनता से आशीर्वाद मांगने का भी प्रयास किया गया।
अब देखना होगा कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में 4 जून तक रिजल्ट किसके पक्ष में आता है। बिल्कुल। फिलहाल सभी दल जो है आपस में प्रयास करें कि उनको जो है उनको जीत का आशीर्वाद जनता दे। ठीक है, मुझे लगता है गठबंधन में सबसे ज्यादा नाराजगी एहतेशाम जी की। अभी भी कंटिन्यूसली झगड़ा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का। खैर समय हो गया, मुझे रोकना होगा। सर झगड़ा बंद कर दीजिए, मुद्दों पे फोकस करिए। अभी बहुत समय है, उसके लिए लड़ाई झगड़े जारी रखिए, व्यक्तिगत नोकझोंक ना करिए। ठीक है, समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, बात मुद्दों की होती है, सबके पास, पक्ष हो विपक्ष हो, इनके पास अपनी बात रखने का पूरा अधिकार भी है और वो बोलेंगे भी। अब ये बात बिल्कुल सच है, जिसको जैसा परसेप्शन बनाना है, जिसको जैसे मुद्दे रखने हैं, आप अपने हर मुद्दे को, हर बात को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं जनता तक, किस पावर के साथ कर रहे हैं, ये आपको देखना है। जो अच्छे से खेल जाएगा वो जीत जाएगा, जो रह जाएगा उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर 5 साल आप बैठिए। तो ये बहुत सारी देखिए ऐसी चीजें हैं जो आएंगी और ये तमाम चीजें देखने को लगातार मिलेंगी। लेकिन क्या होगा, अब देखिए 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।